कितने लोग फैशन डिजाइनिंग के अंदर जाते हैं और कितने लोग सिर्फ एक नौकरी पकड़ लेते हैं या फिर कितने लोग एंटरप्रेन्योर में आ जाते हैं? क्योंकि फैशन डिजाइनिंग का काम ग्लैमरस बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों होता है? मतलब कोर्स में अच्छा पढ़ाते नहीं है या फिर मार्केट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है? ना तो प्रॉब्लम कोर्स की है, ना तो प्रॉब्लम कॉलेज की है, ना तो प्रॉब्लम कैंडिडेट की है। प्रॉब्लम यहाँ होता है कि मेरे को एक बात समझ में नहीं है, एस्थेटिकली अपीलिंग क्या मतलब हुआ? कोई भी महिला घर में बैठी है, कॉल बेल बजा तो सबसे पहले उसके दिमाग में आया कि कौन आया होगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगर वो कपड़ा एस्थेटिकली अपीलिंग होता तो वो कभी नहीं सोचती, वो कॉन्फिडेंटली जाके दरवाजा खोलती। क्या फर्क पड़ेगा किसी ने अगर कॉटन पहना है और किसी ने पॉलीमिक्स पहना है? मैं पिछले 1 साल से ट्राई कर रही हूँ। मैं बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर से मिली, रिटेलर्स से मिली। सबका यही कहना है कि ये कपड़ा तो कोई खरीदेगा ही नहीं, कॉटन है। कॉटन तो लोगों को अब चाहिए ही नहीं। नाइट वेयर जो है वो बस सोने के लिए बनता है। क्या आप सोने से पहले ही अपना नाइट वेयर पहनते हैं या घर जाते के साथ आप अपना नाइट वेयर में आ जाते हैं, चेंज कर लेते हैं? कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो दूर से देख के बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर बनने का डिसीजन लेते हो तो आपका शुभ्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। कैसे हैं मैम? बहुत अच्छे। कैसी चल रही लाइफ? अच्छी चल रही है। मेरे को सबसे पहले एक सवाल है, एनआईएफटी से आपने पढ़ाई करी है। एनआईएफटी कॉलेज से निकलने के बाद कितने लोग फैशन डिजाइनिंग के अंदर जाते हैं और कितने लोग सिर्फ एक नौकरी पकड़ लेते हैं या फिर कितने लोग एंटरप्रेन्योर में आ जाते हैं? एनआईएफटी पहली बात तो कि सिर्फ डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं है वहाँ पे मार्केटिंग का है, मर्चेंडाइजिंग का है, फैशन कम्युनिकेशन का है एंड फैशन डिज़ाइनिंग का एक कोर्स है वहाँ पे। बट जितने लोग भी डिज़ाइनर बनते हैं उसमें से बहुत कम परसेंटेज जो है उसमें अपना करियर परस्यू करते हैं। या तो आधे से ज़्यादा लोग मर्चेंडाइजिंग में शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ प्रोडक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ विजुअल मर्चेंडाइजिंग में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग का काम ग्लैमरस बिल्कुल नहीं है। नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? मतलब कोर्स में अच्छा पढ़ाते नहीं है या फिर मार्केट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है फैशन डिजाइनिंग के अंदर? ना तो प्रॉब्लम कोर्स की है, ना तो प्रॉब्लम कॉलेज की है, ना तो प्रॉब्लम कैंडिडेट की है। अच्छा। प्रॉब्लम यहाँ होता है कि अगर कोई लड़की या लड़का अच्छे से ड्रेसअप होता है बचपन से ही, तो माँ बाप को या उसको खुद को लगने लगता है कि मैं तो फैशन डिज़ाइनर बनूंगी। अच्छा। बट फैशन डिज़ाइनर का काम सिर्फ अच्छे से ड्रेसअप होके मेकअप करके प्रेजेंटेबल लुक दिखना नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई ड्राइंग या पेंटिंग अच्छा करता है तो पेरेंट्स को या उस बच्चे को भी लगने लगता है कि मैं तो डिज़ाइनर बन जाऊंगा, इट्स ईजी टू क्रैक नेफ्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। जब अगर आप कंपेयर करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स का जो 4 साल का होता है नेफ्ट में और बाकी कोर्स का, मुझे याद नहीं कि मैं 4 साल में रात को कितने दिन सोई थी। हमारा जो कोर्स करिकुलम है वो इतना इंटेंसिव है। You have to make hundreds of sketches in the night because they are training ourselves. हमारे इतने बैक टू बैक प्रेजेंटेशन होते हैं। कई बार तो ऐसा होता था कि हम लोग लैब में फ्लोर पे सो जाते थे। हमारे टाइम की बात कर रही हूँ। और जब हम कोर्स करके निकलते हैं और जब इंडस्ट्री में आते हैं तब दिखता है कि वहाँ पे रैंप वर्क जैसा, फोटोशूट जैसा काम जो है वो तो 1% का भी नहीं है। इट्स अ लेबर इंटेंसिव जॉब। यू हैव टू बी ऑन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्लोर। आपको कारीगर के साथ बैठ के काम करना है, आपको टेलर्स के साथ बैठ के काम करना है, आपको पैटर्न मेकर के साथ बैठ के काम करना है। एट द सेम टाइम आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, आपको प्रेजेंटेशन देना है। So it's very difficult. If you are emotionally not very strong, you are not very disciplined, you are not a good reader, and you are getting distracted very easily, it's not, this is not the field for you. मतलब जो कॉलेज का जो फैशन दिखता है बच्चों का वो मतलब वो एक्चुअली नहीं है, मतलब वो सिर्फ ग्लैमराइज किया जा रहा है उसको एक्चुअली। किसी ने ग्लैमराइज नहीं किया, वीडियोस ने ग्लैमराइज किया ना। नहीं, हम अपने मन में उसको ग्लैमराइज कर लेते हैं। हम अगर कोई भी वीडियो देखते हैं वो उसका हार्डली 2 या 3 सेकंड का वीडियो होता है। आप जो इंडिया फैशन वीक देखते हैं वो क्या होता है, साल में 2 बार आता है, बट वो 30 मिनट का ग्लैमराइज शो होता है। उसके पीछे का जो पूरा वर्क स्ट्रक्चर है उसको कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सो इसलिए बहुत लोग नहीं सर्वाइव कर पाते हैं और ये फैक्ट है कि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत बढ़िया मैडम। तो मतलब आपका भी आप इस इंडस्ट्री में कैसा है? मतलब नो रिटेल एक्सपीरियंस आपको या है? एक रिटेल एक्सपीरियंस है आपको पूरा कंप्लीटली? आपने भी कितना काम किया है? मैंने 17 साल काम किया है। 17 साल? हाँ, एक्सपोर्ट हाउसेज में।
और मैंने इंटरनेशनल रिटेलर्स के लिए काम किया है, मैंने डोमेस्टिक में काम नहीं किया। आप जितने भी बड़े ब्रांड्स जानते हैं मैंने उन सब के साथ काम किया है। H&M, Zara, M&S, Roberto Cavalli, Ralph Lauren, you name them. I have worked for UK market, US market, Australia, whole Europe. तो ये कहना कि मेरे पास रिटेल का एक्सपीरियंस नहीं है या नहीं था वो गलत होगा, क्योंकि मैं इंडिया में बैठ के अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए अच्छा काम कर सकती हूँ तो जहाँ मैं पैदा हुई हूँ और जहाँ मैं पली बड़ी हूँ मैं उस मार्केट को कैसे नहीं समझ सकती, या मैं उस मार्केट के लिए काम या डिज़ाइनिंग कैसे नहीं कर सकती थी। तो आप मतलब अभी आपने जो बिजनेस बनाया वो येलो ब्लूम के नाम से बनाया है। जी। क्या करता है येलो ब्लूम मैम? येलो ब्लूम बेसिकली होमवेयर बनाता है। होमवेयर होमवेयर में आपका आता है नाइटी, काफ्तान, पजामा सेट, शॉर्ट सेट, जो बेसिकली कहा जाता है कि नाइट वेयर प्रोडक्ट है। आई डू नॉट कॉल देम नाइट वेयर, आई कॉल देम होम वेयर, बिकॉज हम में से कितने लोग हैं जो सिर्फ रात को सोते समय अपने कपड़े चेंज करते हैं। हम जैसे घर पहुंचते हैं हम लोग अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। सो फॉर मी दिस इज़ नॉट नाइट वेयर, दिस इज़ होम वेयर। हाँ, और येलो ब्लूम जो है वो 100% कॉटन फैब्रिक यूज़ करता है, साउथ बेल्ट का। और हम लोग इन हाउस प्रिंट बनाते हैं, हमारा अपना प्रिंट होता है। हम कोई वाइट लेबलिंग नहीं करते हैं, ना तो हम किसी स्टॉकिस्ट से कपड़ा लेते हैं, ना हम किसी से बने बनाए कपड़े उठा के और अपने लेबल डालते हैं। हम सब कुछ ज़ीरो से शुरू करते हैं। और इसलिए बेसिकली हम लोग नाइटी, पजामा सेट और काफ्तान सेट बनाते हैं। और आपने शायद, मैंने सुना है 2 लाख रुपए की नाइटी खरीद के कुछ रिसर्च करी, क्या रिसर्च करी, आपको क्या चीज़ मिली उसमें और आपने क्यों करा ऐसा काम? जब मैं सोच रही थी कि मुझे इस कैटेगरी में अपना बिजनेस शुरू करना है, तो किसी भी काम को करने से पहले एज अ पर्सन मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, पढ़ती हूँ, कंज्यूमर साइकोलॉजी समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि तब तक मुझे लेबल कर दिया गया था कि तुम्हारे पास रिटेल एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसा बोला आपको, रिटेल एक्सपीरियंस नहीं है? हाँ, तो अगर मैं इंडिया में बैठ के हरलो रोड में या बैंगलोर में बैठ के यूके के लिए बना सकती हूँ, तो मैं बैंगलोर में बैठ के इंडिया के किसी भी सेगमेंट के लिए कपड़े क्यों नहीं बना सकती। तो इसलिए सबसे पहला काम मैंने किया, मैंने 2 लाख की नाइटी, पजामा सेट, शॉर्ट सेट, इंडिया में जितने भी ब्रांड ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जिस्ट करते हैं मैंने सबका प्रोडक्ट खरीदा, रिसर्च के लिए, मेजरमेंट एनालिसिस के लिए, फैब्रिक एनालिसिस के लिए। और मुझे एक ही चीज़ समझ में आई, फर्स्ट specifically I will talk about nighty. None of the nighty was aesthetically appealing. There was hardly any nighty which was aesthetically appealing, first thing. Second thing, what was missing was nobody was selling 100% cotton. Everybody, most of them was selling either cotton nylon mix और cotton poly mix, जो एक नॉर्मल कस्टमर को या कंज्यूमर को अब नहीं पहचान पाएगा कि इसमें मिक्स है। तो वो एक मिसिंग पॉइंट था। थर्ड, मैंने नाइटी के कैटेगरी में देखा कि सारी नाइटियाँ ट्रांसपेरेंट हैं, तो मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि किसी भी वुमेन के लिए आप गारमेंट बना रहे हो तो उसको नाइटी पहनने के बाद एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्कर्ट या पेटीकोट जिसको हम कहते हैं वो क्यों पहनना है। और आप देखेंगे कि हर वो महिला जो नाइटी पहनती है वो एक पेटीकोट ज़रूर पहनती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि नाइटी हम पहनते हैं कंफर्ट के लिए, और कंफर्ट ही मिसिंग है पूरे प्रोडक्ट कैटेगरी में। हाँ, और जब मैंने पजामा सेट पे देखा तो पजामा सेट पे भी मैंने वही देखा कि देयर हार्डली एनी ब्रांड हु आर सेलिंग 100% कॉटन पजामा सेट। तो ये बहुत बड़ा गैप था। और तीसरा था मेजरमेंट इशू। देयर वाज नो कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट। इट्स लाइक इल फिटेड गारमेंट, बस हमने बना दिया है, मेजरमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। किसी ब्रांड का एम जो है वो एक्सेल के बराबर है, किसी का एक्सेल जो है वो एल के बराबर है। सो देयर वाज नो कंसिस्टेंसी लाइक इंटरनेशनल ब्रांड मेजरमेंट. So these were the gap, and because of that only I did my research online, offline, all. I bought garments online also, and I went to tier 1 city, tier 2 city, tier 3 city, and bought so many nighties and pajama set offline also, just to understand कि कितने पैसे का प्रोडक्ट बिकेगा, कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा और क्या मार्केट में अवेलेबल है और क्या गैप है। मेरे को एक बात समझ में नहीं है, एस्थेटिकली अपीलिंग क्या मतलब हुआ? मतलब इसका कपड़ों को देख के एस्थेटिक, मतलब वो भी होम वेयर, मतलब नाइटीज़ को देख के क्या एस्थेटिकली अपीलिंग में मतलब क्या बताना चाह रहे हैं अपन यहाँ पे?
एस्थेटिकली अपीलिंग जब मैं बोलती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी महिला घर में बैठी है, कॉल बेल बजा, ठीक है, वो आराम से अपने काउच पे बैठ के टीवी देख रही है, मैगजीन पढ़ रही है, कुछ भी, कॉल बेल बजा तो सबसे पहले उसके दिमाग में आया कि कौन आया होगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ। अगर वो कपड़ा एस्थेटिकली अपीलिंग होता तो वो कभी नहीं सोचती, वो कॉन्फिडेंटली जाके दरवाजा खोलती। आज वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द कॉल में देखा जाता है कि आपको कैमरा ऑन करना पड़ता है। हाँ, ठीक है। अगर वर्क फ्रॉम होम में जूम कॉल का टाइमिंग आ गया तो सबसे पहले जो लेडीज़ हैं वो दौड़ती हैं कि मैं चेंज करके आती हूँ, देन ओनली आई कैन स्विच ऑन माय कैमरा। अगर वो कपड़ा एस्थेटिकली अपीलिंग होता तो क्या आपको कैमरा ऑन करने से पहले सोचना पड़ता? बिल्कुल ना। अब वुमेन को, किसी भी महिला को अपने बच्चे को स्कूल बस स्टॉप से पिक करना है, उनको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। वो 2 मिनट के काम के लिए भी उनको कपड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर एस्थेटिकली अपीलिंग होता तो वो इतनी कॉन्फिडेंट होती कि वो जाके अपने बच्चे को बस स्टॉप से भी तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट में आपने सॉल्व करी है कि दे आर एस्थेटिकली अपीलिंग। यस। मतलब कहीं भी किसी भी टाइम पे पहन सकते हैं, घूम सकते हैं। येलो ब्लूम की नाइटी पहनने के बाद आपको पेटीकोट पहनने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऊपर दुपट्टा लेने की ज़रूरत नहीं है। यू फील कवर्ड, यू फील कॉन्फिडेंट। एंड येलो ब्लूम के प्रिंट्स इतने अपीलिंग हैं कि आप उसमें सुंदर दिखोगे, आप इतने कॉन्फिडेंट दिखोगे कि आप पे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई गेस्ट आ गया है तो भी आप कॉन्फिडेंटली बैठ के उनसे बातें करोगे, अपना जूम कॉल लोगे। फॉर दैट मैटर आपको अगर सब्ज़ी भी खरीदना है तो आप येलो ब्लूम की नाइटी में जाके खरीद सकते हो। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाना है, यू जस्ट नीड टू वेयर योर वॉकिंग शूज़ एंड गो इन दैट नाइटी। और आई विल से फॉर पजामा सेट, you wear that pajama set, you can go for your road trip, you can go to a cafe. If you are a student, you can go to your library, you can roam around in your campus, you can go to your cafeteria. You do not have to change every time. Any working women who are staying in PG, they do not need to change every time. And a women who are not wearing nightie at home, they are wearing pajama set, they can take their Zoom call, they can go and pick up their kids, they can go for grocery shopping, and they can attend their guests. So we are solving all the purpose. ठीक है, कॉटन पे आते हैं। कॉटन और आपने बोला पॉलीमिक्स एंड नायलॉन। ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा किसी ने अगर कॉटन पहना है और किसी ने पॉलीमिक्स पहना है? उसकी कोई हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है या फिर बॉडी में स्वेटिंग आ रही है, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है कि मतलब किसी ने कॉटन पहना है? क्योंकि कॉटन के कपड़े तो आजकल मिलना थोड़ा बंद ही हो गए एक तरह से देखा जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कोई भी लेडीज़ का बहुत एक चंक ऑफ टाइम जो है ना वो किचन में जाता है विदाउट फेल। जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर आप बताइए, अगर आपने पॉली के कपड़े पहने हैं और आप अगर स्टोव के बहुत क्लोज हैं तो अपने आप कपड़ा सिकुड़ने लगता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यू स्वेट अलॉट व्हेन यू आर इन किचन, इट कांट ऑब्जर्व। ठीक है, सो इट्स नॉट अबाउट हेल्थ, इट्स अबाउट सिक्योरिटी ऑल्सो। आग लग, क्या हम वेट कर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ मिसहैप हो तब जाके हम कॉटन के कपड़े पहनना शुरू करेंगे घर के अंदर, या किचन में जाने से पहले अभी हमें अब चेंज करना पड़ेगा? बेसिकली इस बारे में कोई सोचता ही नहीं है, ना तो किसी ब्रांड ने सोचा, और इसमें वुमेन की गलती नहीं है। उनकी लाइफ इस फैब्रिक क्वालिटी में नॉर्मलाइज हो गई है, उनके सामने जो रखा गया वो खरीदती गई, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था आज के डेट में। और जैसा कि आपने बोला कि कॉटन मिलना बंद हो गया, आपने बिल्कुल सही बोला। अभी जैसे मैं ऑफलाइन मार्केट में एंटर करना चाह रही हूँ, मैं पिछले 1 साल से ट्राई कर रही हूँ, मैं बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर से मिली, रिटेलर्स से मिली, येलो ब्लूम के कपड़े, जबकि ऑनलाइन इतना ज़्यादा बिक रहा है, ऑफलाइन कोई नहीं रखना चाह रहा है। सबका यही कहना है कि ये कपड़ा तो कोई खरीदेगा ही नहीं, कॉटन है, कॉटन तो लोगों को अब चाहिए ही नहीं। अब फास्ट फैशन का ज़माना आ गया ना, मतलब वो कॉटन महंगा भी पड़ता है, और दूसरा पॉलीमिक्स अगर कपड़ा बनाएंगे तो फास्ट निकाल लेंगे। अगर ऐसा रीज़न है तो येलो ब्लूम क्यों बिक रहा है इतना ज़्यादा ऑनलाइन मार्केट में? चाहिए लोगों को कॉटन चाहिए, और कोई ब्रांड दे नहीं रहा, उनको ऑफर नहीं कर रहा है। जैसे आप नाइट वेयर में ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, तो नाइट वेयर तो अभी भी बोलते हैं कि मतलब नाइट वेयर इज़ जस्ट फॉर स्लीपिंग, सोने के लिए, तो उसको आप बैरियर तोड़ रहे हो या फिर ऑटोमेटिकली टूट रहा है? नहीं,
ये हम या मार्केटिंग नैरेटिव है हाँ। कि नाइट वेयर जो है वो बस सोने के लिए बनता है। क्या आप सोने से पहले ही अपना नाइट वेयर पहनते हैं या घर जाते के साथ आप अपना नाइट वेयर में आ जाते हैं, चेंज कर लेते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो सोने से पहले अपना पजामा सेट या नाइटी पहनते हैं? घर में जाते के साथ हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हम कंफर्टेबल होना चाहते हैं। तो किसने बोला कि नाइट वेयर सिर्फ सोने के लिए है? मैं तो नहीं मानती, इनफैक्ट कोई नहीं मानता आज के डेट में। आज के डेट में हम सबसे पहले पजामा पहनते हैं, हम नीचे वॉक के लिए भी जाते हैं, अपने अपार्टमेंट के नीचे हम कॉफ़ी पीने भी चले जाते हैं, हम कुछ हमें ग्रॉसरी पिक करना है तो भी चले जाते हैं। तो किसने बोला कि नाइट वेयर सिर्फ सोने के लिए है? और ये स्टीरियोटाइप नहीं है। स्टीरियोटाइप में मैं सिर्फ एक ही चीज़ ब्रेक करने का कोशिश कर रही हूँ कि मैं एस्थेटिकली अपीलिंग चीज़ें बना रही हूँ जिसको आप पहन के कहीं भी चले जाएं। इवन इफ़ यू आर वेरी कॉन्शियस व्हाट यू आर वेयरिंग outside, you should feel good first where you are spending most of the time alone when no one else is watching you. So night wear सिर्फ सोने के लिए नहीं है। अभी जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी मतलब नॉर्मल कंफर्टेबल कपड़ों में एयरपोर्ट पे दिखते हैं, तो क्या नॉर्मल जनता भी कंफर्टेबल कपड़ों में एयरपोर्ट पे दिख सकती है? क्योंकि उनको तो एस्पायरिंग दिखना है, मतलब सॉलिड दिखना है। ये नैरेटिव ऑलरेडी चेंज हो गया। अगर हम अपने आसपास देखेंगे, लोगों ने काफ्तान को एक्सेप्ट किया है, पब्लिकली एक्सेप्ट किया है। और अब आज के डेट में क्या है, हर किसी को अच्छा भी दिखना है, कॉन्फिडेंट भी दिखना है, एट द सेम टाइम हर किसी को कंफर्टेबल भी फील करना है। फॉर एग्जांपल, आज के डेट में जैसे हम एयरपोर्ट जाते हैं तो वो जो ट्रैवल टाइम है वो सिर्फ 3 घंटे का या 2 घंटे का नहीं रह गया। पहले आप अपने घर से एयरपोर्ट जाने के लिए कुछ टाइम कैब में बिताते हो, फिर आपका चेक इन का प्रोसेस है, फिर आप फ्लाइट में बैठते हो, फिर आपका चेकआउट का प्रोसेस है, फिर आप जाते हो। तो आपका ऑलमोस्ट 5-6 आवर जो है वो पूरे प्रोसेस में चला जाता है। तो आज के डेट में बहुत कम लोग हैं जो टाइट जीन्स पहन के या टाइट शर्ट पहन के बैठे 6 घंटा स्पेंड करना चाहेंगे। इसलिए आप देखोगे कि आजकल कॉर्ड सेट का बहुत फैशन ट्रेंड चल गया है। लोग वैसे कपड़े पहन के जाते हैं। जीन्स में अब आपको बहुत कम लोग दिखेंगे। बट आपकी जैसे नाइटी 2000-3000 रुपये की है, बहुत महंगी नहीं है। कपड़े महंगे नहीं हैं। आपको किस वुमेन ने बोला कि हमें सस्ते कपड़े चाहिए? मिंत्रा बोलता ना, मिंत्रा आजियो पे आप देखोगे 1500 रुपये, 1200-1500 रुपये वाला ज़्यादा सामान बिकता है। मैं भी मिंत्रा पे बेचती हूँ, मैं भी अमेज़ॉन पे बेचती हूँ, मैं भी येलो ब्लूम पे बेचती हूँ और ये बिक रहा है उन पे। ये सारे मार्केट नैरेटिव है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, येलो ब्लूम जो है वो मास मार्केट को टारगेट नहीं करता है। करेक्ट, ठीक है। येलो ब्लूम के जो कस्टमर हैं वो बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एक्सपोज्ड है इंटरनेशनल प्रोडक्ट के लिए। वो पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करते हैं, वो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, उनको अपना अच्छा बुरा पता है। अगर वो येलो ब्लूम खरीदते हैं तो उनको एग्जैक्टली पता है कि ये प्रिंट जो मुझे मिला है उसके पीछे कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर मुझे येलो 100% कॉटन मिला है देन ऑल्सो देयर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व, प्लस मुझे पेटीकोट नहीं पहनना पड़ रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व। सो येलो ब्लूम का कस्टमर जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, उसको येलो ब्लूम के प्राइस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट येलो ब्लूम का जो सबसे कॉस्टली कैटेगरी है ब्लॉक प्रिंटेड नाइटी एंड पजामा सेट, वो हमारा आउट ऑफ स्टॉक सबसे पहले हो जाता है। हम बनाते हैं और वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है और सबसे ज़्यादा बिक रहा है, इसलिए क्योंकि वो एस्थेटिकली अपीलिंग है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वो 100% कॉटन मिल रहा है, तो मेरे कस्टमर तो खरीद रहे हैं, उनको प्राइस पॉइंट 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट है नाइट वेयर का। स्टिल कोई एक हीरो ब्रांड नहीं है, मतलब एक जिसका नाम लिया जाए कि नाइट वेयर के अंदर है। क्यों? इसको मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि मैंने येलो ब्लूम शुरू क्यों किया। फॉर एग्जांपल, अगर आप जीन्स पहनते हैं और आपने आज डिसाइड किया कि मुझे जीन्स खरीदना है, 3-4 ब्रांड सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैं यहाँ जाके चेक करता हूँ, इस ब्रांड को चेक करता हूँ। आपको शर्ट खरीदना है तो भी आपके दिमाग में ब्रांड्स रहेंगे कि मुझे इस ब्रांड को चेक करना है। अगर आपको अपना नाइट वेयर खरीदना है या होम वेयर खरीदना है, आपके दिमाग में कोई ब्रांड आता है? नहीं आता है। सो इसलिए हमने येलो ब्लूम शुरू किया कि हम होम वेयर ही बनाएंगे, क्योंकि कोई टॉप ऑफ रिकॉल माइंड ब्रांड नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी तक इसमें कोई हीरो प्लेयर इसलिए नहीं आया है क्योंकि ये जो पूरी कैटेगरी है इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाया है अभी तक कोई भी ब्रांड उससे, ना तो इमोशनली ना टेक्निकली।
इस लाइक कि घर में ही तो पहनना है और बाहर विजिबिलिटी भी नहीं मिलनी है, तो हम इसके डिज़ाइन पे क्यों खर्च करें, हम इसके एस्थेटिक पे क्यों खर्च करें, हम इसके फैब्रिक पे क्यों खर्च करें। तो प्रॉब्लम कंज्यूमर के साथ नहीं था, प्रॉब्लम जो ब्रांड हैं उनकी ऑफरिंग के साथ है। उन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया। कंज्यूमर तो कभी नहीं बोलता कि हमें सस्ते कपड़े चाहिए, कंज्यूमर को हमेशा अच्छे कपड़े चाहिए, क्वालिटी कपड़े चाहिए। मतलब जैसे मान लो कि आप तो इतना काम किया, 15-17 साल काम किया है, और इंटरनेशनल अगर आप लॉन्च करते तो आपका प्रोडक्ट और ज़्यादा महंगा बिकता। तो फिर इंडिया ही क्यों चूज़ किया आपने? ये कहानी सिर्फ इंडिया की नहीं है। हाँ। ये जो होमवेयर कैटेगरी है, ये स्टोरी जो है वो हर कंट्री में सेम है। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बोला, मुझे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया कि मेरे पास रिटेल एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे किसी ने सेलेक्ट नहीं किया। एवरीबडी वाज जनरली क्या होता है ना, हर कोई सेफ खेलना चाहता है, हर कोई चीज़ों को नीटली लेबल करना चाहता है कि ओके दिस पर्सन इज़ फ्रॉम डिज़ाइन, एक्सपोर्ट बैकग्राउंड, तो इसको इस लेबल में रखते हैं, कैटेगरी में रखते हैं। तो इसके वजह से उन्होंने हाँ मुझे नहीं बोला। बट बहुत लोग जो लीडरशिप पोजीशन पे थे और मेरा इंटरव्यू लिया था, जब उन्होंने अपना वेंचर स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कांटेक्ट किया, क्योंकि सबको एक्सपोर्ट बैकग्राउंड का डिज़ाइनर चाहिए था। एग्जैक्टली उनको पता था कि मैं क्या वैल्यू दे सकती हूँ उनको। तो जो क्वेश्चन आपने किया कि इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा प्राइस मुझे मिलता, मेरा प्लानिंग है इंटरनेशनल जाने का, लेकिन पहले मैं अपने घर में बेचना चाहती हूँ। मैं सक्सेसफुल पहले अपने घर में होना चाहती हूँ, फिर मैं पड़ोसियों की तरफ देखूंगी। तो पहले मैं इंडिया को टारगेट करना चाहती हूँ। तो आज के टाइम पे मतलब प्रोडक्ट में ब्रांडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। ब्रांडिंग या एडवर्टीजमेंट देख के आप पहली बार कस्टमर को तो लाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कस्टमर दोबारा आपके प्रोडक्ट खरीदे, उसके लिए प्रोडक्ट क्वालिटी मैटर करती है। तो दोनों को सेग्रीगेट नहीं कर सकते हम आज के डेट में। जैसे मेरी बात करूँ, जैसे मान लो नॉर्मल, मतलब पहले मैं तो कुछ जैसे ब्रांड में जाता था, खरीदता था, बट आजकल मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने जीन्स सर्च करी, ठीक है, आपने बोला ब्रांड का, तो आजकल जो मेरा पैटर्न है, जो मैं लोगों का भी पैटर्न देख रहा हूँ, मेरा पैटर्न, अच्छा कोई नया ऐड आया क्या किसी ब्रांड का, अच्छा इसकी जीन्स ट्राई कर लेते हैं आज, ठीक, एक मंगा ली, बढ़िया लगी, कोई बात नहीं, चलो अब सेकंड मंगानी है, तो उसकी नहीं मंगाई है, अब कोई नया ब्रांड का कोई नया ऐड आएगा, फिर उससे मंगाएंगे। मतलब ब्रांड्स अभी इतने हैं मार्केट में कि भैया कि आप कुछ रोज नया एक्सप्लोर कर सकते हो, नया फैब्रिक एक्सप्लोर कर सकते हो, नया पैटर्न एक्सप्लोर कर सकते हो। अब जैसे मैं येलो ब्लूम की भी बात भी करूँ, तो आपके साथ भी कोई कॉम्पिटिटर कोई तो होगा, तो 5, 10, 15, 20 लोग, 25, तो लोग नए पे ज़्यादा, जैसे आप एक नए प्लेयर आए हो तो नए पे ज़्यादा जाना प्रेफर कर रहे हैं रादर देन लॉयल्टी। तो कस्टमर आजकल लॉयल रहा नहीं है ना, बिकॉज मार्केट में इतने सारे ब्रांड आ गए, तो कैसे सर्वाइव करें? मेरा ऑब्जर्वेशन और मेरा येलो ब्लूम का जो डेटा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर मैं अपनी भी बात करूं, जैसे आपकी बात करती हूँ, जैसे आपने मुझे बोला कि मैं भी नए जीन्स ट्राई करता हूँ, आप दोबारा उसी ब्रांड के जीन्स को खरीदेंगे जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे या आप अच्छा फील करेंगे, आप ज़रूर उस ब्रांड को दोबारा खरीदेंगे। बट नहीं हो रहा है ना आजकल। मेरे पास मोर देन 38% ऑफ कस्टमर रिटेंशन रेट है मेरा येलो ब्लूम का। ठीक है, बट फिर भी कम हो गया मैडम, मतलब पहले 60% हुआ करता था। जैसे मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल से आता हूँ, मतलब 2012 से मैंने स्टार्टअप्स को देखा है, मतलब जब से जस्ट डायल का ऑरा आया था मार्केट में, जस्ट डायल वाज ए वेरी, फ्लिपकार्ट और जस्ट डायल तक, तो 60% लोग एक प्रोडक्ट पर टिकते थे, और आज आते आते आप 38 बोल रहे हो, 30% रह गया है। वो इसलिए भी होता है क्योंकि आप उस ब्रांड से इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पाए। आपने प्रोडक्ट खरीद लिया बट आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाए। वो इसलिए क्योंकि आज के डेट में जितने भी ब्रांड हैं वो फोकस करते हैं वायरल ट्रेंड पे। अगर एक ट्रेंड चल गया है हम उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन जो कस्टमर है वो ट्रेंड देख के एक बार तो खरीद लेगा, लेकिन आपके पास वो दोबारा तभी आएगा जब वो आपके ब्रांड से इमोशनली कनेक्ट हो पाया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो ये चीज़ देखता है कि इस ब्रांड में कंसिस्टेंसी है, प्रोडक्ट में, डिज़ाइन में, अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं है आपके ब्रांड में,
तो वो कंज्यूमर आपके पास दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए मैं फोकस करती हूँ कि येलो ब्लूम जो है वो ट्रेंड ड्रिवन ब्रांड ना बने, ये टाइमलेस ब्रांड बने कि और हम येलो ब्लूम में करते भी यही हैं, हम किसी भी मार्केटिंग नैरेटिव को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हर किसी ने बोला कि ये प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, मैंने यही बोला कि मुझे एग्जैक्टली पता है मेरा कस्टमर कौन है, और मेरे कस्टमर हैं जो मुझे 20 मंथ्स हो गए हैं लॉन्च करते हुए, और 20 मंथ्स में मुझे पता है मेरे कितने कस्टमर हैं। कुछ तो एक बार में 8-10 प्रोडक्ट आके लेके चले जाते हैं, साल भर का उनका कोटा पूरा हो गया। कुछ है हर महीने खरीदते हैं, अगर उनकी रिक्वायरमेंट 7 होमवेयर प्रोडक्ट की है वो 7 खरीद लेंगे पूरे साल में, एक महीने करके, अगर उनको एक्सपेंसिव लगता है तो, नहीं तो एक साथ खरीदेंगे। तो हम लोग किसी भी ट्रेंड नैरेटिव को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी आपको 1 साल हो गया ब्रांड को रन करते हुए कंप्लीट? 20 मंथ्स हो गए। एग्जैक्टली, या। क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब एज ए एंटरप्रेन्योर? हसल है या फिर ऑटोमेटिकली सामान बिक रहा है? नहीं, ऑटोमेटिकली तो कुछ भी नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपने कस्टमर को, जिस कस्टमर सेगमेंट को आप टारगेट करना चाहते हैं, वो अगर आपका डिफाइन है तो आपको थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है। और येलो ब्लूम का कस्टमर सेगमेंट इज़ वेल डिफाइंड। वी एग्जैक्टली नो हु all are our customer. Only we are taking time to reach out to those customer. ये आपका सेकंड स्टार्टअप है क्या? मतलब आपने पहले भी स्टार्टअप स्टार्ट किया था? हाँ, जब मैं कॉलेज से पास आउट हुई थी तो मुझे मेरे पास मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जब मैं कॉलेज में थी, फेमिना यंग डिज़ाइनर कॉन्टेस्ट अवार्ड। सो आई गॉट FDCI काउंसिल मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप इन एन अवार्ड। उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है बट जब मैं कॉलेज से पास आउट हुई तो दे ऑर्गेनाइज वन इंटरनेशनल कंपटीशन दैट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड ऑफ वेरेबल आर्ट कंपटीशन। उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था वाइल आई वाज वर्किंग, एंड आई वेंट टू न्यूजीलैंड टू रिप्रेजेंट इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड गवर्नमेंट एंड FDCI। जब मैं वहाँ से वापस आई, चूँकि मेरे पास कोई ब्रांड नहीं था, तो वहाँ की चेयरपर्सन थी राठी विनय झा। उन्होंने एक नया सेगमेंट लाया, हाई फाइव डिज़ाइनर, लाइक न्यू डिज़ाइनर को वो प्रमोट करना चाहती थी। तो उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि तुम जाओ, तुम्हारे पास कोई ब्रांड नहीं है, फिर भी आई वांट यू टू मेक अ कलेक्शन एंड शोकेस योरसेल्फ। तो मैंने शो करना शुरू किया उस समय, और मेरे पहले शो से ही मुझे ऑर्डर्स मिले कुवैत से और स्पेन से, जैकेट्स के एंड अच्छे ड्रेसेस के। और मेरा बिज़नेस काफ़ी अच्छा चला। मैंने 6 सीज़न पार्टिसिपेट किया। उस समय मैं जॉब भी कर रही थी, साथ में जॉब करती थी। रात को मैं कलेक्शन बनाती थी या प्रोडक्शन बनवाने जाती थी। तो बहुत चूँकि मैं जॉब भी कर रही थी और ये काम भी कर रही थी, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था सब कुछ मैनेज करना। मैं ये भी इंजॉय कर रही थी, मुझे यहाँ भी प्रॉफिट बन रहा था, और मेरा जॉब भी बहुत अच्छा जा रहा था। आई वॉज गेटिंग ग्लोबल एक्सपोजर, आई वॉज ट्रैवलिंग अक्रॉस द ग्लोब, आई वॉज गिविंग प्रेजेंटेशन। तो वहाँ पे मुझे चूज़ करना था कि अभी मुझे क्या करना है, इसलिए मुझे वो छोड़ना पड़ा। आज येलो ब्लूम को आपको एक लाइन में डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर होमवेयर फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। वैसे फीमेल एंटरप्रेन्योर बहुत कम आते हैं, और एज ए फीमेल एंटरप्रेन्योर आपको चैलेंज आ रहा है अभी कुछ, मतलब बिजनेस करने में? और क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं, मतलब अगर आ रहे हैं तो? मैं इस चीज़ को बहुत डिफरेंटली दिखती हूँ। मुझे फीमेल एंटरप्रेन्योर और मेल एंटरप्रेन्योर में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। एंटरप्रेन्योर इज़ अ एंटरप्रेन्योर। जो प्रॉब्लम एक मेल एंटरप्रेन्योर को आएगा, वही प्रॉब्लम एक फीमेल एंटरप्रेन्योर को। बट जैसे समाज का चैलेंज, घर वालों का चैलेंज, लोगों का एक्सेप्टेंस, आज के डेट में अगर हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो द प्रॉब्लम विल बी इन दैट पर्सन हु इज टॉकिंग अबाउट आई एम अ फीमेल एंटरप्रेन्योर सो आई हैव मोर प्रॉब्लम। सॉरी, आई ऑनेस्टली आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। अगर मेरे हस्बैंड ने ये ब्रांड शुरू किया होता, शायद उनको जो चैलेंज आता वही मुझे आ रहा है। सो आई डोंट बिलीव और फील, नीदर आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि कुछ टिपिकली सिर्फ फीमेल को प्रॉब्लम आएगी इस किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में। आपने जैसे 17 साल नौकरी करने के बाद में देन ये स्टार्टेड, आपने काम स्टार्ट किया, आपके बच्चों को क्या बोलना चाहोगे आप? मतलब कि वो पहले ही शुरू से एंटरप्रेन्योर बन जाए या फिर जॉब करके एंटरप्रेन्योर बनना ज़्यादा गुड है? इसका आंसर मैं शायद सिर्फ हाँ या ना में नहीं देना चाहूँगी उनको। मैं यही बोलूँगी
कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो दूर से देख के बहुत ग्लैमरस लगता है, करेक्ट। बहुत ग्लैमरस है, लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर बनने का डिसीजन लेते हो तो आपका कोई हॉलीडे नहीं होता है, कोई सैटरडे संडे नहीं होता है, यू हैव टू वर्क 24/7। आप अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो 3 आपके पीछे खड़ा है कि आपको इसके बाद ये भी सॉल्व करना है। इफ़ यू हैव दैट मेंटल strength or emotional strength to go through in the beginning, please go for it. If you do not, and second thing I would like to tell my son that if you are not disciplined, if you are not consistent, entrepreneurship is not for you. If you are disciplined and consistent with your behavior or work, you go for it, otherwise don't go for it. क्या लगता है एक ब्रांड बनाने में कितना समय लग जाता है? मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम ले, अगर 5 साल, 7 साल, 10 साल या 3 साल में बन जाता है? मैं फिर से बोलूँगी, यू कैन नॉट डिफाइन दिस विद इन एनी टाइम लाइन, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट डिपेंड्स कि आपको आपका एम कहाँ तक पहुँचने का है। करेक्ट। अगर आप लंबी रेस कि घोड़े में पार्टिसिपेट के घोड़े हो तो यू हैव टू बी पेशेंट एंड काम, यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट रैट रेस ऑफ कि इन्वेस्टर का पैसा लाना है, आईपीओ लाना है, दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट। मतलब आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ भी कोलैबोरेशन किया है, कुछ फायदा होता है इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन के साथ में? एक्चुअली डे 1 से मुझे पता था कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज नॉट फॉर येलो ब्लूम। अगेन आई से आई अंडरस्टैंड माय कस्टमर वेरी वेल, आई न्यू वेरी वेल दैट मेरा येलो ब्लूम के जो कस्टमर हैं, they are not emotional buyers. They are not scrolling over and buying things and getting disconnected with the product. तो जब भी मैं किसी मार्केटिंग एजेंसी से मिलती थी या मेरी मार्केटिंग एजेंसी जो है, दे फोर्स्ड मी, यू हैव टू गो। और किसी रैंडम आदमी से भी आप बात करो तो सब बोलेंगे कि आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाहिए, सारे ब्रांड्स के लिए काम कर रहा है। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाने से पहले मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, एंड आई एंड अप कोलैबोरेटिंग विद 200 इन्फ्लुएंसर्स. Some of them were very nice. I am still in touch with those influencers. Some of them ghosted me after receiving the product. Some of them deleted the content after posting it. They kept it for maybe few hours or 1 week. They ghosted me. Eventually ना तो मेरा follower बढ़ा उससे और ना ही मेरे sales पे कोई impact आया. So that is also proven that yellow bloom narrative will not work. I'm not saying that influencer marketing is not good or it's not working. For many brands it has worked very well and it's working, but for yellow bloom it's not for yellow bloom. चलो कोई नहीं शुभ्रा जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप और ऐसे ही आप सॉलिड काम करते रहिए और येलो ब्लूम को आगे बढ़ाइए। और जैसे ही बॉस एक और स्टेज पे आ जाता है, एक बार फिर पॉडकास्ट में आइए। एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का, पॉडकास्ट मतलब अभी क्यों कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स? आप क्यों आए पॉडकास्ट में? मुझे ऑनेस्टली येलो ब्लूम के बारे में लोगों को बताना है और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं कि क्यों 100% कॉटन पहनना ज़रूरी है। आप क्यों जो कपड़े आपको बाहर पहनने, शायद आप अपने लाइफ टाइम में 30% टाइम ही उस कपड़े को पहनोगे, उस पे आप ज़्यादा फोकस करते हो, लेकिन आप उस कपड़े पे फोकस नहीं करते हो जिस कपड़ों में आप अपना ज़्यादा टाइम बिताते हो। इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कैसा फील करते हो, वो फील करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर दैन कि मैं बाहर जा रही हूँ लोग मुझे क्या कहेंगे, लोगों से मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए। मैं चाहती हूँ कि येलो ब्लूम की नाइटी पहने या पजामा सेट पहन के लोग उनको कॉम्प्लीमेंट दे कि क्या नाइटी पहना है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो लोग ये चीज़ आपको बोले उससे पहले आप खुद को आईने में देख के बोलो कि यार मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ इस कपड़े में। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ। होमवेयर है, कुछ भी पहन लेना अच्छी बात नहीं है या नहीं पहनना चाहिए। थैंक यू शुभ्रा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। ऐसे आते रहिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर आप बार बार नहीं बोलोगे और ज़ोर से नहीं बोलोगे और लगातार नहीं बोलते रहोगे तो जो माइंडसेट आप बनाना चाह रहे हो वो बनेगा नहीं। तो इसलिए आप बोलते रहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।